नित्यं वायुः सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। वृंदावन का स्वर्ग, एलिगेंस रिसॉर्ट। कृष्ण भक्तों ने एलिगेंस रिसॉर्ट को वृंदावन का स्वर्ग कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि वृंदावन के एलिगेंस रिसॉर्ट में एक खूबसूरत पावन मंदिर है राधा कृष्ण का। उसे देखने के लिए कृष्ण भक्त दूर दूर से एलिगेंस रिसॉर्ट में आते हैं। यहाँ पर बड़ी पावन सोच के साथ ये राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण एलिगेंस रिसॉर्ट में हुआ है। सर, क्या है आपकी सोच इस पावन मंदिर को बनाने के पीछे? देखिए, ये जो पावन मंदिर है, वैसे तो देखिए वृंदावन के अंदर 5,500 मंदिर हैं, जिनमें से एक मंदिर ये भी है। लेकिन यहाँ पर जो एक पॉजिटिविटी है, यहाँ जब मैं पहली बार आया, मैंने इस ज़मीन को देखा, तो देखते ही अंदर से एक इच्छा हुई कि यहाँ पर एक राधा कृष्ण जी का मंदिर होना चाहिए। जी जी, रिसॉर्ट्स में और वही मैंने अपने परिवार में वही खड़े खड़े डिस्कस किया, तो हम लोगों ने सबसे पहले मंदिर का निर्माण यहाँ पर स्टार्ट कराया। जी। और दूसरा, यहाँ जो चारों तरफ का शांत वातावरण है, जिसके लिए लोग यहाँ पर आते हैं, वो एक यहाँ की सुबह, यहाँ की शाम एक अलग ही अनोखा अनुभव है। तो जब मैं पहली बार आया तो मेरे को इतना सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आई, समझ आई, तो मुझे लगा कि जहाँ इतनी पॉजिटिविटी है, यहाँ मुझे एक बार एंटर करते ही इतना सब अच्छा लगा है, क्यों ना सभी को अच्छा लगे, ऐसा कुछ काम किया जाए। यहाँ पर देश दुनिया के लोग यहाँ पर आएँ, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है मंदिर का और बाकी सब चीज़ों का निर्माण करा गया। क्या बात है। आप कुछ बता रहे थे, आपका कुछ सपना है कि वृंदावन के संत यहाँ पर आकर प्रवचन करें और जी पूरी। देखिए कि ये एक जो खूबसूरत मंदिर है, एक बार अच्छा एक वातावरण है यहाँ पर, तो हमारी इच्छा है कि यहाँ पर जितने भी संत महात्मा जो वृंदावन से मतलब यहाँ पर प्रवचन देते हैं, तो क्यों ना यहाँ आकर के वो अब इस स्थान पे आकर के प्रवचन करें और देश दुनिया के जो लोग हैं उनको आकर के सुने और समझें और देखें कि इस तरह से वृंदावन की क्या महानता है, वहाँ पर वृंदावन के अंदर किस तरह से अनुभूति है। देखिए कि जैसे कि कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, जिस तरह से स्नान करके हमारा शरीर बाहर से पवित्र होता है, इसी तरह से जब हम आँखों में आंखें डाल के राधा कृष्ण जी के साथ दर्शन करते हैं, तो अंदर से भी हमारा जो है अंतरात्मा पूरी की पूरी पवित्र हो जाती है। जैसे हमें महसूस होता है कि हमारा अंदरूनी भी स्नान हो गया है। क्या बात है, बहुत सुंदर आपने बात कही। और मैं सुरेंद्र जी की ही बात को आगे बढ़ाऊं। ब्रज की रज लेने के लिए हर कोई तरसता है। अगर किसने ब्रज की रज ले ली, थोड़ी सी धूल मिट्टी भी एक बार वो आ गया, तो उसका जीवन सफल माना जाता है। तो आप ज़रूर इनके इस खूबसूरत रिसॉर्ट में आएँ और इस मंदिर में भी आएँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये हृदय की बात कह रहा हूँ, बहुत दिल से कह रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत रिसॉर्ट बनाया सर आपने वृंदावन में। जी, कृष्ण भक्तों को बड़ा मज़ा आ रहा है। जी, बहुत प्यारा रिसॉर्ट है। और अभी हम आपके जो रिसॉर्ट के अंदर जिसकी सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं, सारी दुनिया तारीफ़ कर रही है, उस ताजमहल को देखना चाहते हैं। जी प्लीज़।
तो उस ताजमहल की तरफ चलते हैं। आइए, जी वृंदावन के किसी रिसोर्ट में खूबसूरत ताजमहल बना है। जी 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 अच्छा। ये देख रहे हैं मेरे अरे वाह वाह, जो बेहद वृंदावन का ताजमहल है, जी जी जी, और ये बड़ा इंस्पिरेशनल है, अरे वाह, लव का सिंबल है, आप जानते ही हैं। क्या बात है, क्या बात, और- मंत्रमुग्ध हो रहा हूँ मैं इसको बिल्कुल Yes, देख करके। और ऐसा ये- लग रहा है आगरा में पहुंच गए हैं। और ये आपको पता मालूम ही है कि 7 वंडर्स में आता है, बिल्कुल बिल्कुल तो हम बिल्कुल। लोगों ने इसको वृंदावन में यहाँ पर बनाया। क्या बात है, क्या बात है, क्या जी, सोच जी। थी इसके पीछे? देखिए यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते थे तो उनसे पूछा जाता था कि कहाँ से आ रहे हैं, आगरा से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं। वृंदावन मथुरा घूमने के बाद उनका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होता था वो आगरा होता था, जी जी जी, और बहुत सारे लोग वृंदावन से होकर के वापस चले जाते थे लेकिन आगरा जा नहीं पाते थे। क्या बात है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं आगरा का ताजमहल वृंदावन में ले आएं, ताकि स्पेशली आगरा के अंदर सिर्फ ताजमहल देखने के लिए ना जाना पड़े। क्या बात है। जी अब ये बताएं कि जो इसके बनाने में कितना समय लगा और किसने इसको बनाया है? जी जी ये आपकी सोच है, किसकी जी सोच जी है? देखिए पहले तो हम लोगों को एक सोच ऐसे आई कि हम लोग एक दिन खुद आगरा घूम रहे थे, तो घूमते घूमते एक ध्यान आया, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर 24 घंटे वृंदावन और वृंदावन से कनेक्टेड चीज़ें जो हैं हम लोग सोचते रहते हैं। तो ताजमहल देखने के बाद ये आया कि इस ताजमहल को क्या हम वृंदावन नहीं ले जा सकते? इस ताजमहल को देखने के लिए लोग वृंदावन से यहाँ पर आते हैं, दिल्ली से आते हैं और जगह आती हैं, तो क्यों नहीं एक ही जगह पर हम लोग जो वर्ल्ड की फेमस चीज़ें हैं वहाँ पर ले आएँ, कृष्ण जी के दर्शन हो, साथ साथ में उनको ताजमहल के दर्शन हो। तो इसलिए हम लोगों ने आगरा का ताजमहल तो नहीं ला सकते थे, लेकिन यहाँ पर ताजमहल बनाने का एक सोच बनाई। क्या बात, फिर हम लोगों ने इस पे वर्किंग करी और हम लोगों को एक ऐसा आर्किटेक्चर मिले जो फ्रांस में रह करके काम करते हैं। अरे अरे क्या बात है। अच्छा, तो ये फ्रांस की कंपनी ने हमारे साथ मिल करके डिस्कस करके चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन में लाए कि हूबहू ताजमहल को यहाँ पर बनाया जाए। क्या तो आप बात। देख रहे हैं कि ये हूबहू जो मिनिएचर है बिल्कुल, बनाया गया है, और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत कम है, अच्छा, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम समय में बन करके तैयार हुआ। करीब 7 महीने के अंदर ही बन करके तैयार हुआ, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर जो फ्रांस में कुछ चीज़ें बनी, कुछ नोएडास में बनी, और बाकी कुछ यहाँ पर एलिगेंस रिजॉर्ट में बनाकर इसको कॉम्बिनेशन को 7 महीने के अंदर तैयार करके हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल किया। मजा आ गया जी, मजा आ गया। जो आगरा में दीदार है वो यहीं पर वो दीदार यहीं पर है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। ये जो आगरा का ताजमहल हम यहाँ पर ले आए हैं, इसी तरह से दिल्ली से भी कुछ लेके आए हैं। अच्छा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ दिल्ली से क्या लेके आए हैं। कुतुब मीनार लेके आए कुतुब हैं, मीनार लेके क्योंकि आए उसकी हैं। चर्चा भी हम जी, सुन जी। चुके हैं। तो जो अब दिल्ली लेके आए हैं जी जी उसकी जो पहचान है कुतुब मीनार, जी 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 इसके बारे में बताएं। ये जो दिल्ली का कुतुब मीनार, बच्चे बड़े सब स्पेशल दिल्ली जाते हैं पॉल्यूशन के वहाँ पर, और वहाँ दिल्ली पर में पोल्यूशन है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, आप जानते ही हैं। और वृंदावन अगर आए ही हुए हैं और आगरा का ताजमहल देख लिया, तो दिल्ली का कुतुब मीनार क्यों नहीं होना चाहिए? एक ही डेस्टिनेशन के अंदर जो है आपको कुतुब मीनार मिलता है, ताजमहल मिलता है, रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी मिलती है, और बहुत डिलीशियस फूड मिलता है। इवन कि यहाँ पर जो एक डेस्टिनेशन का वेडिंग का बहुत बड़ा चार्म है, ये वृंदावन का डे बाय डे बढ़ रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को भी देखते हुए हम लोगों ने इन चीज़ों को एडिशन किया है। तो एक थीम का और भी पार्ट है जो स्विस कॉटेजेस कहते हैं। करीब आप ये मानिए कि 200 किलोमीटर में भी कहीं पर नहीं होगा ऐसा। आइए वो देखते हैं। वही दिखाता हूँ मैं आपको, आइए स्विस कॉटेजेस। आइए आइए। अरे वाह, ये तो एंट्रेंस पे ये खूबसूरत सा गेट लगा है और ये विंड चेन लगी है, जी जी। प्यारी प्यारी सी खूबसूरत सी घंटियां। क्या मतलब है इसका, और सर क्या है ये? ये देखिए जो विंड चेम है, जब भी ये हवा चलती है, हल्की सी हवा भी चलेगी, हवा का झोंका भी आएगा, तो हमारे पास ये जो 2 विंड चेम है, इसके पीछे एक लॉजिक है। एक हमारी राधा रानी जी है, एक हमारे वो कान्हा जी है। क्या बात है, तो राधा रानी जी और कान्हा जी आपस में बातें करते हैं। क्या बात है, क्या यहाँ बात से राधा रानी जी का कुछ बातचीत जाती है, तो वहाँ से कान्हा जी के आवाज आती है। क्या बात है। तो ये विंड चेम का जो एक लॉजिक दिया गया है, दोनों राधा रानी और कान्हा जी का कॉम्बिनेशन है। आप हमारे इस स्विस कॉटेजेस में किसी भी एरिया में खड़े हो जाएंगे तो आपको साउंड बिल्कुल प्रॉपर एग्जैक्ट मिलेगी। क्या बात इस है। कॉर्नर पे भी वही आवाज आएगी, उस कॉर्नर पे भी आएगी। अगर आप आंखें बंद करके साउंड की डायरेक्शन को चेक करेंगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि साउंड कहाँ से आ रही है, क्या बात क्योंकि है। इस साइड और साइड दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स करके एक जो जनरली म्यूजिक क्रिएट होता है, वो एक वास्तविक एक आनंद अनुभूति प्राप्त होती है इससे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम जी। स्वर्ग में एंटर हो रहे हैं। तो अब आपका ये स्वर्ग अंदर से भी देखते जी। हैं और इस स्विस कॉटेज को हम अंदर से देखते हैं। जी जी। आई अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये तो पूरा स्वर्ग है अंदर।
जी जी बाहर से अंदाजा नहीं हो सकता कि अंदर की जो चीज है वो इतनी खूबसूरत हो सकती है। जी तो पूरा का पूरा ये स्विस कॉटेज जो है ये अपने आप के अंदर खूबसूरती लिए हुए है और पूरी दीवानगी लिए हुए है। जी जी जी। जब यहाँ पे आके लोग रहते होंगे तो जन्नत का नजारा लेते हैं। इसका मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा। ये बेसिकली क्या है कि देखिए हम लोग जो घरों में दीवारों में रहते हैं, जी तो दीवारों में रह करके एक हमने पूरी लाइफ पूरी ज़िंदगी बिताते हैं। उनसे अलग हट करके जब आप यहाँ पर आते हैं तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आप घर पे रहते हैं, जो दीवारें हैं उस पर केमिकल्स होते हैं चारों तरफ। जो व्हाइट वॉश होता है वो केमिकल्स ही एक तरह जी से। जी जी। यहाँ पर आपको किसी केमिकल से कोई यूज़ नहीं दिख रहा। क्या बात। कि इधर 3 लेयर्स हैं। एक लेयर जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल कॉटन की है, जी जो आप इसको फील कर रहे हैं। इसके ऊपर एक लेयर है जो एंटी फंगल है। एंटी फंगल लेयर से कोई भी चीज़ बाहर की कोई भी रेडिएशन या कोई भी चीज़ें वहाँ अंदर आके क्रॉस नहीं करती हैं। क्या बात। इसके ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर और है जहाँ से हीट और जो आपकी ठंड है कोल्ड है उससे प्रोटेक्शन होता है। क्या बात। तो इस तरह से टेक्निकल चीज़ों का भी यहाँ समावेश है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको आकर के अलग डिफरेंट फील आती है। जी बिल्कुल, हमें अंदर से ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में हैं और अपने शो की तरफ से एक बार फिर से जी आपको पूरे विश्व को ऐसी खूबसूरत चीज देने के जी। लिए शुभकामनाएं। थैंक यू जी। विश्व का कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी आपकी पर्सनालिटी को इनहैंस नहीं कर सकता और इसके लिए हम अपने शो में ऐसे ऐसे लोगों को लेके आए हैं, ऐसी ऐसी शख्सियतों को लेके आए हैं जिनकी पर्सनालिटी के दम पर उन्होंने अपना एक मकाम बनाया है, आसमान को छुआ है। ऐसी ही पर्सनालिटी से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं और उनका नाम है सुरेंद्र उत्रेजा। जी हाँ, सुरेंद्र उत्रेजा जी का जन्म फरीदाबाद में हुआ। साधारण सी बिजली की दुकान पर काम करते थे, लेकिन उनके मन में संकल्प था कि मुझे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है और उन्होंने 5 स्टेट्स के अंदर रियल एस्टेट का काम किया और आज जबरदस्त बिजनेस टाइकून है। उन्हें रवीना टंडन, सुष्मिता सेन, शेखर सुमन जैसे एक्टर से अवार्ड मिला है और देश की राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने उनको सम्मानित किया है और बिजनेस टाइकून माना है। मैं आमंत्रित करता हूं सुरेंद्र उत्रेजा जी को ताकि हम उनसे पर्सनालिटी इनहेंस करने के लिए कुछ टिप्स ले सकें। सुरेंद्र उत्रेजा साहब, हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस मंच पर। प्लीज सर, हैव अ सीट। थैंक यू। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम जानेंगे सुरेंद्र उत्रेजा जी की कहानी उन्हीं के ज़बानी। बहुत बहुत नमस्कार सर। हम चाहते हैं कि आप अपनी जर्नी बताएं कि किस तरह से आप एक बिजली की दुकान में बैठा करते थे और किस तरह से आप उससे आगे उठ करके अपने पर्सनालिटी के बलबूते जी 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 आप आगे बढ़े। जी सर। जी देखिए कि मेरी स्कूल लाइफ में हम लोग जब पढ़ा करते थे तो ये मानिए कि लर्निंग और अर्निंग बचपन से ही 12 साल से स्टार्ट हो गई। मेरे फादर जिनके इलेक्ट्रिकल शॉप थी और साथ साथ ही जॉब किया करते थे और शाम को ही जब वो जॉब करके सीधा शॉप पे आया करते थे तो हमारी एक ड्यूटी थी कि हमें जा कर के शटर खोल करके दुकान ओपन करके साफ़ सफाई करके वहाँ बैठना। जब हमारे फादर आएंगे तो वो फादर शॉप को संभाल लेंगे, फिर हम लोग जा कर के अपना होमवर्क करेंगे और जो स्टडी है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने 12 साल की उम्र में ही काम करना स्टार्ट कर दिया और जैसे जैसे वक्त बदलता रहा, वक्त के साथ साथ अपनी जो आने वाली लोगों की डिमांड्स थी उसको समझना शुरू किया और समझते समझते धीरे धीरे एक रियल इलेक्ट्रिकल शॉप से इलेक्ट्रॉनिक्स के बिज़नेस में आना, इलेक्ट्रॉनिक्स से फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बिज़नेस में आना, डिस्ट्रीब्यूशन से फाइनेंस कंपनी बनाना और फाइनेंस कंपनी से रियल एस्टेट में आना। जैसे जैसे वक्त की डिमांड आती रही हम अपने आप को उसी तरीके से डिमांड के अनुसार ही मार्केट में जो चीज़ों के लेकर के आगे बढ़ते रहे और शायद यही वजह है कि समय अनुसार अपने आप को बदलते रहने के कारण से और इतने सालों बाद आज 5 स्टेटों में इतने सारे प्रोजेक्ट करने का मौका मिल रहा है। सर, आप तो साधारण परिवार से थे और बिजली की शॉप पर थे, तो रियल एस्टेट का काम करने के लिए हमने सुना कि बहुत सारे पैसे चाहिए। जी 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 जी। तो वो कैसे शुरुआत हुई, पहला आपने कैसे कदम रखा और ये विशाल कैसे हुआ? देखिए, रियल एस्टेट में जो काम करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए ऐसा नहीं है। किसी भी बिजनेस के अंदर कुछ भी करने के लिए पैसा चाहिए ऐसा नहीं है। आज भी अगर आप बात करें अगर अंबानी जी की, अडानी जी की, वो जो सबसे बड़े हस्ती माने जाते हैं, जो सबसे बड़े एक बिजनेस करने वाले माने जाते हैं, उनके पास भी एक आइडियाज़ होते हैं। आइडियाज़ क्या होते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, काम कौन करेगा, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे होगा
और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट कैसे दिया जाएगा, और जो बैंक से उनके इंटरेस्ट कैसे भरे जाएंगे। इसी तरीके से एक आइडिया की ज़रूरत होती है। आइडिया के बाद उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको सब अपने इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस जगाना होता है। उस कॉन्फिडेंस से धीरे 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 आप इन्वेस्टरों का पैसा लगाते हैं, और काम करते करते धीरे धीरे आपके पास भी पैसा आ जाता है, और इन्वेस्टरों और आपका अपना पैसा मिल करके आप वो कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। लाइफ इज डल एंड बोरिंग बट समथिंग एट प्लेजर टू इट, एंड द पर्सन्स लाइक सुरेंद्र उत्रेजा जी इज वन ऑफ देम। सर, आपकी शादी का किस्सा बड़ा मज़ेदार है कि आप वो कैसे हुई आपकी शादी? जी, पहले आप रिजेक्ट कर दिया, फिर कैसे सेलेक्ट किया, बड़े मज़ेदार किस्सा है ये। इससे पहले कि हम भाभी जी को बुलाएं, पहले हम उनसे जान लें कि इनकी शादी उनसे हुई कैसे है। जी, देखिए कि जब भी किसी इंसान का एक मैरिज का टाइम आता है तो वो अपने लिए एक सूटेबल, एक अच्छा, एक अपना मनपसंद का एक रिश्ता चुनता है। उसी सिलसिले में हम लोगों का भी एक बड़ा अजीब सा संयोग था कि स्टार्टिंग कैसे हुई उसके मैं बताता हूँ कि मुझे कई सारे फ़ोटोग्राफ्स दिखाए लड़कियाँ, जिसमें थी कि आप बताएं किनसे आपकी मीटिंग कराएं, बातचीत कराएं। तो जो हमारे शादी करा रहे थे, मतलब जिनको हमारे परिवार ने थोड़ी जिम्मेवारी दी थी कि आप इनके लिए अच्छा सूटेबल कोई रिश्ता बताइए, तो उन्होंने जब फ़ोटोग्राफ्स दिखाए तो मैंने उनमें फ़ोटोग्राफ से मना कर दिया, जिनमें से एक सीमा का भी फ़ोटोग्राफ था। तो आपने रिजेक्ट कर दिया? रिजेक्ट कर दिया कि मुझे इनसे नहीं करना है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ और भी रिश्ते मैंने देखे, तो जो भी रिश्ता करा रहे थे तो उन्होंने बिना ही बताए मुझे और इनके साथ मीटिंग करा दी। अच्छा। मीटिंग कराने के बाद जब भी हमारी एक एंगेजमेंट हुई, तब उन्होंने इस बात को खोला कि इनकी फ़ोटोग्राफ भी मैंने आपको दिखाई थी, बट फोटोग्राफ्स में आपने मना कर दिया था। क्या बात। और मुझे लगा कि इतनी होनहार और इतनी अच्छी लड़की और इतनी सुंदर लड़की को आप फोटोग्राफ में कैसे भी आपको लग रहा हो, लेकिन सामने देख के मना नहीं कर पाएंगे, ये सोच करके मैंने कराया, और आज देखो आपकी उनके साथ एंगेजमेंट हो गई। क्या बात है। तो वही हुआ कि जब पहले आपने रिजेक्ट किया, लेकिन जब आप पर्सनली इनसे मिले तो आप फ्लैट हो गए। यस। अब हम उनको बुलाते हैं, जैसे मैंने अभी इन्होंने खुद अपनी कहानी, अपनी जवानी बताई कि ये सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, बिजनेस टाइकून हैं, लेकिन ये जिनसे कंट्रोल होते हैं, मैं बात कर रहा हूं इनके धर्मपत्नी की, जिनका नाम है सीमा। सीमा जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। वेलकम मैम, प्लीज आए। पूरा देश आपको जानना चाहता है क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी की बीवी हैं, इसलिए कुछ प्रश्न आपसे, ये आपको अपनी जीवन संगिनी तो है ही आप इनकी, तो देखते हैं आप और सर एक दूसरे को कितना जानते हैं। तो आपके लिए प्रश्न है, मैडम आप बताएं कि सुरेंद्र जी की फेवरेट डिश कौन सी है? आपको पता है इनकी पसंदीदा चीज़ कौन सी है खाने के लिए? गुड़ वाले चावल। जी, आप बिल्कुल गलत हैं, आपको प्रेम थोड़ा और बनाना पड़ेगा। इनकी जो फेवरेट डिश है वो खीर है। चावल तो आ गए। अच्छा, इनका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। जी बताएं। जी जी। तो एक नंबर मिल चुका है मैडम को। बिल्कुल ठीक। और आपने सच बोलना है। जी जी जी। सुरेंद्र जी के दिल के नजदीक सबसे कौन सी चीज है? दिल के नजदीक उनके बच्चे। जी बताएं। जी बिल्कुल ठीक, दोनों दोनों ही बात बिल्कुल ठीक है। आपको अगर सुरेंद्र जी की एक आदत छुड़वानी हो तो कौन सी आदत छुड़वाएंगे? कौन सी आपको इनकी एक आदत बुरी लगती है? अपनी गलती नहीं मानते। क्या मानते हैं कि आप अपनी गलती नहीं मानते? ये कुछ सोच के कह रही होंगी। देखो, मैंने इनसे शादी करी, ये मैंने गलती करी, मैं नहीं मानता। अच्छा, आपके जीवन की कोई एक घटना हम जानना चाहते हैं जो आपको मतलब मज़ेदार से हो, जो हम दर्शकों के साथ साझा कर पाएं। हमने सुना है कि आपका हनीमून बड़ा मज़ेदार था आप लोगों का। तो वो आप लोग मिलके बताएं। आप शुरू करें सर। देखिए कि आज से करीब 25 साल पहले जी 26 नवंबर 98 में हम लोगों की मैरिज हुई, और हम लोग जो है हनीमून के लिए नेपाल गए। और ये एक्चुअली अपने घर से बहुत ही कम निकलते थे, और मम्मी पापा के बिना रह पाना इनके लिए बहुत मुश्किल था। जी जी जी।
और उस समय मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, वीडियो कॉल्स नहीं हुआ करती थी, STD PC हुआ करते थे। और हम लोग जिस होटल में ठहरे थे उससे काफ़ी दूर STD PCO था। हम वॉक करते करते वहाँ पर जाएं और PCO पे फ़ोन मिलाएं लैंडलाइन अपने घर पर। इनकी मम्मी से इनको बात करनी होती थी, फ़ोन नहीं मिलता था, लाइनें डिस्टर्ब रहती थी। एक दिन गए, फ़ोन नहीं मिला, फिर दोबारा गए, फिर फ़ोन नहीं मिला, तीसरे दिन फिर जा रहे हैं, फ़ोन नहीं मिल पा रहा था, कोई लाइनें डिस्टर्ब चल रही थी। तो मुझे ध्यान है कि STD बूथ पे जब फ़ोन नहीं मिला तो ये रोने लगी वहाँ पर, जोर के रोने लगी कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलो। उतने में ही कोई इंडियन 2 आदमी, आई थिंक वो रोहतक के थे, साथ खड़े हुए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि इस छोरी को भगा के लाया क्या तू? तो इतनी जोर से रो रही थी कि इनको डाउट हो गया कि ये तो भाई कुछ मामला खराब है। मैंने बोला कि आप देखिए, इन्होंने चूड़ा पहन रखा है, हमने शादी कर रखी है। कह रहे यहाँ पर ऐसे चूड़े वाले बहुत आते हैं जो लड़कियों को भगा के लाते हैं। हाँ, तो कह रहे हैं फिर ये क्यों कह रही है घर जाना है, वापस घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। जब शादी वाले जो लड़कियाँ होती है शादी कर लेती हैं तो वैसे नहीं कहते। मैंने कहा मैं साइड में चले जाता हूँ, आप इनसे पूछ लो। तब जा कर के मतलब वो इंसिडेंट जो था वो इस तरह से याद रहा कि इनको मम्मी पापा की बिना रहना की आदत नहीं थी। और वो ऐसा बना कि मैं भी एक बार घबरा गया कि भाई अगर अब मैं क्या करूं, कि जब फ़ोन मिल नहीं रहा है और जाने की टिकट हमने कई दिनों बाद करा रखी हैं और हनीमून के लिए आए हुए हैं और पहले जाएंगे तो लोगों क्या जवाब देंगे, पहले क्यों आ गए। तो कहीं ना कहीं चीज़ें, ये सारी चीज़ें मतलब बड़ी जो है कभी इंटरेस्टिंग है, कभी भूला नहीं जा सकता। अब हम ये देखना चाहते हैं कि आप भाभी जी के बारे में कितना जानते हैं जी। इनका फेवरेट कलर कौन सा है? इनका फेवरेट कलर जो है वो है येलो। जी, क्या सही है ये? क्या बात है भाई, ये तो पूरे के पूरे नंबर लेके जा रहे हैं। आपको इनकी फेवरेट डिश पता है? जी जी बताएं। इनकी फेवरेट डिश जो है, खाने में ये मीठा तो पसंद नहीं करती हैं। इनको जो खाने में चीज़ें हैं वो हल्का सॉफ्ट खाना, मतलब जैसे ब्रेड सैंडविच वगैरह, वो बहुत लाइक करती हैं। जी, इस तरह की चीज़। ये बिल्कुल आपके यहाँ पर सुरेंद्र जी हार चुके हैं टोटली। जी बताएं भाभी जी। मुझे मसाला चाय बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है, तो थोड़ा और एक दूसरे को, ये देखिए पति पत्नी का जो रिश्ता है जी। आज इसलिए भी हमने भाभी जी को आमंत्रित किया कि जब एक आदमी बिजनेस टाइकून बन जाता है तो वो सारे समाज का हो जाता है, विश्व का हो जाता है, घर में कम समय दे पाता है, ऐसा ही होगा मेरे ख्याल से। और क्योंकि इनके जो गुरु हैं स्वामी विवेकानंद, इन्होंने बताया, और स्वामी विवेकानंद के साथ भी ऐसा था कि वो अपने प्रचार प्रसार के लिए, देश के लिए जगह जगह पर पूरे देश में घूमते थे, अपने विचारों का लोगों तक पहुंचाते थे। तो ऐसे ही हमारे सुरेंद्र उत्रेजा जी साहब हैं कि जब ये पूरे स्टेट्स के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जगह जगह रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे अच्छे घर पूरे देश को बना करके दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ समय ऐसा होता होगा जो चाह करके भी घर में समय नहीं दे पाते होंगे, कम दे पाते होंगे। ये भाभी जी ने भी लेकिन कहा कि जब भी समय मिलता है कि फैमिली की तरफ ये अपना समय देते हैं, तो यही शायद इनकी पर्सनालिटी की सबसे अच्छी बात है। अब समय हो गया है कि मैं शो के प्रोड्यूसर को आपसे मिलवाऊं। हमारा जो ये शो है वो इसलिए है कि आपके लिए हम टिप्स लेके आए हैं, वो भी हम सुरेंद्र उत्रेजा जी से पूछेंगे, भाभी जी से भी बीच में कुछ सवाल होंगे। और मैं अपने जो शो के प्रोड्यूसर हैं उनको स्वागत के लिए बुलाता हूँ, संगीत जी, इस शो के प्रोड्यूसर संगीत जी हमारे बीच में। राधे राधे। और मैं पर्सनली तौर पर संगीत भाई आपको इस बेहतरीन शो को प्रोड्यूस करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छा शो है और बहुत दिल से हम लोग बना रहे हैं। आइए प्लीज़। अब एज ए शो के प्रोड्यूसर मैं चाहूँगा कि आप कुछ हमारे आज के मेहमान सुरेंद्र उत्रेजा जी से कुछ भी आप पूछें। तो सुरेंद्र जी, आपसे एक ही प्रश्न मेरा है, क्योंकि वृंदावन धाम आए हैं, आपके यहाँ पर आए हैं, श्री जी के धाम पर हम यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मैंने देखा कि रियल एस्टेट की बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में आ चुकी हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना भी चाहते हैं। जितने भी जो लोग श्रद्धा से जुड़े हुए हैं, श्री जी के चरणों में आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। एक पर्सन का सपना होता है कि वो श्री जी के चरणों में, श्री धाम में आकर, यहाँ पर वृंदावन में आकर अपना घर ले। तो इतने सारे लोगों की भीड़ में, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी सेल हो रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, हम आपके ही पास आकर, या एक पर्सन जो है आप ही के पास किस रीज़न की वजह से है, या आप ऐसा क्या कर रहे हैं उनके लिए? ये जो एक लंबी जर्नी है, लंबा एक्सपीरियंस है, और इतने सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर करने का जो एक्सपीरियंस है, ये टीम वर्क है।
और आप कह रहे हैं कि हमसे ही क्यों लोग जुड़ते हैं या क्या बात है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। यहाँ पर वृंदावन है, वृंदावन की पावन भूमि है। मैं ये नहीं सोचता कि यहाँ पर कौन आ रहे हैं, मेरे जैसे कृष्ण भक्त ही यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं अपने जैसे कृष्ण भक्तों को अगर कोई चीज़ दे रहा हूँ और ऐसी पावन भूमि पे काम करने का मुझे मौका मिल रहा है, तो मुझे एक प्रॉफिट की सोच करके काम नहीं करना है। मुझे यहाँ पर इस भावना से काम करना है कि अगर मैं कृष्ण भक्त हूँ और कृष्ण भक्तों को यहाँ पर कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं उनका सहयोग कर रहा हूँ। मैं काम नहीं कर रहा हूँ, हमारी टीम है पूरी, वो टीम कंपनी की जो पूरी टीम है वो डेडिकेटेड है, दिन रात यही सोचती है जैसा हमारी सोच है कि कृष्ण भक्तों को एक अच्छा आवाज़ देना, कृष्ण भक्तों को अच्छा एक माहौल देना और एक नेक नियत और ईमानदारी से पावन भूमि पे काम करके एक अपना जो ब्रांड है उसको क्रिएट किया हुआ है, जिसके बेसिस पे हम लोग इस इतने प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाए हैं हम लोग। जी बहुत बहुत बढ़िया। एक प्रश्न और इसी के साथ में मेरे मन में आ रहा है, इस प्रोजेक्ट में जो आप प्रोजेक्ट अभी डिलीवर कर रहे हैं, आपने किए हैं, और ये नया वाला प्रोजेक्ट, इसमें और उन सब में क्या समानताएं हैं या कुछ ऐसा कुछ कि इसमें कुछ आप डिफरेंट कुछ देना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ? देखिए, हमारा हर प्रोजेक्ट आने से पहले उसके ऊपर पूरा एनालिसिस होता है। राइट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, समय अनुसार चीज़ों को समझ पाना और उस विज़न से काम करना जिससे मार्केट में आने वाली डिमांड को पूरा किया जा सके। दिल्ली जैसे बहुत कंजेस्टेड एरिया में लोग रह रहे थे, कोरोना में हम लोगों ने फील किया कि वो उस जगह से निकलना चाह रहे हैं और ऐसी जगह आना चाह रहे हैं जहाँ पर उनको बच सके। वहाँ क्या था, एक आदमी सांस ले रहा है, वही सांस छोड़ रहा है, दूसरा आदमी सांस ले रहा है, तीसरा आदमी ले रहा है, वही सांस ले रहा है, वही सांस सब लोग ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। हर आदमी उस समय क्या चाह रहा है कि उसका एक छोटा सा सेकंड होम अपने दिल्ली से दूर होता तो जल्दी बच जाते। और यकीन मानिए कि ये कोरोना के काल के अंदर भी हम जिस रिजॉर्ट में, यहाँ पर एलिगेंस रिजॉर्ट है वृंदावन का, बैठे हुए हैं, लोग जो निकल के यहाँ आता रहा 100% लोग यहाँ बचे उस दिन भी, और उस समय उस महीनों के दौरान भी यहाँ पर पूरा फुल था। गवर्नमेंट ने हमसे हेल्प मांगी कि आपका जो ये एलिगेंस रिजॉर्ट है, क्यों ना इसको क्वारंटाइन सेंटर बना दिया जाए। तो हम लोगों ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बना। और यकीन मानिए कि वृंदावन की पावन भूमि के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये था मेरे और मेरे परिवार के लिए कि हम अपनी प्रॉपर्टी को क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं। और ऐसे क्वारंटाइन सेंटर में मेरा जो स्टाफ था उनको एक बड़ा पैनिक था कि यहाँ पर सभी को कोरोना हो जाएगा हम लोगों को, क्योंकि कोई हिमाचल से, कोई उत्तराखंड से, अलग अलग स्टेटों से आकर के हमारे यहाँ पर एम्प्लॉई एलिगेंस रिजॉर्ट में रुके हुए थे और काम कर रहे थे। यही हो रहा था, कोरोना दूर हो जाएगा तो रिजॉर्ट को दोबारा स्टार्ट किया जाएगा, तो अपना यहीं रह रहे थे वो। और यकीन मानिए कि जब डॉक्टर ने ये बोला कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम लोग पूरी आपके साथ हैं, आप खुद चल करके एक मोटिवेशन इनका बढ़ा सकते हैं। उस क्वारंटाइन सेंटर के अंदर मैं खुद यहाँ पर रहा और इतना पैनिक था, फर्स्ट वाले जो आपका जो वेव्स आई थी, फर्स्ट वेव में इतना पैनिक था कि ये नहीं लग रहा था कि कब क्या हो जाएगा। उस दौरान भी मैं पेशेंट के बीच में मूवमेंट करता रहा और यकीन मानिए कि हर पेशेंट यहाँ पर ठीक होके गया और हमारे पूरे स्टाफ में किसी को कोरोना नहीं हुआ, इवन कि हम लोग बिल्कुल सेफ रहे। क्या बात। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि डिमांड के अनुसार वृंदावन में लोग आना चाह रहे थे, रुकना चाह रहे थे, उसके बाद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आज देखिए बहुत तेज़ी क्यों है, लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, यहाँ बसना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ सेकंड होम चाहते हैं, ताकि कभी कोई आपदा हो अपनी फैमिली के साथ निकल करके आकर के यहाँ पर अपने आप को बचाया जा सके। अभी आपको भारत गौरव रत्न अवार्ड मिला है। मथुरा के अंदर 22 जनवरी को एक प्रोग्राम हुआ जिसमें रेनबो चैरिटेबल ट्रस्ट ने सोशल अवेयरनेस जो यूनिवर्सिटी है फ्लोरिडा में, उसकी तरफ से आपको भारत गौरव रत्न अवार्ड मिला है। तो उत्तराखंड के एमपी नरेश बंसल जी की तरफ से आपको अवार्ड दिया गया है। उत्तराखंड के अंदर जो आपने जबरदस्त काम किए हैं वृंदावन के अलावा, तो उसके विषय में बताएं। देखिए क्या है कि हम लोग जो सोशल काम रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, उसके अलावा जो गरीब बच्चे हैं मतलब उनको कोई शादियाँ कराना, उनके विवाह का सारा मतलब आयोजन कराना, और इसके अलावा जितने भी जो डिसेबल लोग हैं उनके ऊपर स्पेसिफिक काम करना और उनको गाइड करना इवन। और दूसरा EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनको कम से कम कॉस्ट में मकान देना, इवन उसके नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी काम करना।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितने भी कामों को हम लोग पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं उसको बड़ा नेक नियत, ईमानदारी और मेहनत के साथ कम कॉस्ट में करके डिलीवर करना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इतने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, जिसको हम 2023 के अंदर एग्जीक्यूशन करने जा रहे हैं, वो है वृद्धाश्रम। जो वृद्धाश्रम है उसकी बहुत ज़्यादा नीड है हमारे साउथ के अंदर। साउथ इंडिया के अंदर बहुत कार्यक्रम इस तरह से होते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया की तरफ अभी लोगों का रुझान कम है। तो हम लोग वृंदावन से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, क्या बात है। वृद्धाश्रम बना रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद और भी स्टेटों के अंदर और भी शहरों के अंदर हम लोग जा करके इसी वृद्धाश्रम के कई सारे सेंटर्स खोलेंगे। क्या बात है। ये हमारा एक उद्देश्य जो हमारे सोशल लाइफ के लिए चल रहा है। कमल जी, आपने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के इतने इंटरव्यूज़ लिए हैं। आज भी ले रहा हूँ। जी थैंक यू। तो आपने क्या महसूस किया, और मतलब आपका किसका इंटरव्यू आपको बहुत अच्छा लगा, और क्या आप फील करते हैं इन चीज़ों के बारे में? अच्छा, तो सर ये जानना चाह रहे हैं कि मैंने जिसका इंटरव्यू लिया, तो मेरा फेवरेट जो है सेलिब्रिटी वो कौन है जिसका मुझे मज़ा आया हो, जी पूछना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली यही। तो मैं जो है अब तक लगभग मुझे लगता है कि मैं अगर अपनी जर्नी को देखूं तो जी टीवी में भी रहा मैं एज ए रिपोर्टर, उसके बाद मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी रहा। तो शाहरुख खान साहब के साथ बड़ा अच्छा लगा मुझे, स्वामी रामदेव के साथ बड़ा अच्छा लगा। तो उसी के अंदर ये करण राजदान साहब, इनके साथ एक फिल्म भी की है मैंने, हिंदुत्व। मेरी पिछले साल एक फिल्म भी आई थी जिसमें दलेर मेहंदी के गीत थे, मास्टर सलीम के गीत थे, है ना। तो उसके अंदर एक मोमडन का मैंने किरदार किया था। अनूप जलोटा भी थे फिल्म में। अनूप जलोटा और मैं दोस्त थे उस फिल्म के अंदर। तो अनूप जलोटा का भी इंटरव्यू मुझे बड़ा मजेदार अच्छा लगा करना, कि वो इतने भजन सम्राट हैं संगीत भाई, और उनसे जब पूछा गया तो वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते हैं। अच्छा। वो वृंदावन के अंदर आते हैं, कृष्ण भक्ति के गीत हैं उनके, लेकिन उनसे जब पूछा गया भगवान किसको, मैं वो कहते जी मैं हवा को भगवान मानता हूँ। लेकिन पर्सनैलिटी के टिप्स भी जैसे आज सर दे रहे हैं, उन्होंने ये बताया कि भजन गायक अगर आपको बड़ा बनना है तो हो जाओगे, आप लगे रहो। तो सबसे बड़ी जो टिप है, लगे रहो। आपको दुनिया कुछ भी कहे, अगर आपका कोई सपना सच्चा है तो जितने लोगों का आज तक मैंने इंटरव्यू लिया है, तो मैंने एक सवाल मैं जरूर करता हूं जो आपसे भी करूंगा, तो शायद आप उसको मानेंगे भी, कि भाग्य बड़ा या कर्म। तो पहले आप बताइए, फिर बाकी लोगों के, कई आईएएस के भी मैंने इंटरव्यूज लिए, तो उनका जो जवाब है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आप जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं, कि भाग्य बड़ा होता है या कर्म बड़ा होता है, आज आप ये बताएं दर्शकों के सामने। मेरा जो आंसर है जी, मेरा जो आंसर है इस बारे में शायद कुछ मिला जुला सा होगा, शायद ऐसा ना दिया होगा। मेरा कहना यह है कि लाइफ के अंदर जो 70% होता है वो आपका कर्म होता है, और 30% आपका भाग्य होता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, 70% जो आपके जो कर्म है वो आपको करना ही करना है, और 30% आपका भाग्य की मदद से आपको मिलता है। भाग्य क्या है? भाग्य आपका प्रारब्ध है, जो पिछले जन्म में आपने जितने भी अच्छे कर्म करे, ताकि उस वजह से आपको एक अच्छे परिवार में जगह मिली, और आपको एक मौका मिला, एक स्वास्थ्य मिला, एक इंसान की जोनी मिली। ये आपका एक भाग्य है जिसकी वजह से आपको मिला। तो 30% भाग्य और 70% आपके कर्म है, जिसको मिला करके आदमी जो है किसी जगह या डेस्टिनेशन या एक पोस्ट पे, एक ओहदे पे पहुंच पाता है। देखिए, इस बात पर तो बहस पूरी तरह से कभी खत्म नहीं हो सकती कि भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है, लेकिन जिन संतों का मैंने इंटरव्यू लिया है, मैं उनके बात के हिसाब से ज़रूर कहता हूँ कि अगर आपके भाग्य में ये है कि आपको कोई चीज़ मिलनी है, तो आपकी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी, आपके सामने वो व्यक्ति भी आके खड़ा हो जाएगा जिसकी वजह से आपका काम होना होगा। और आज आपका भाग्य है कि आप इस शो को देख रहे हैं, और इस शो के बदौलत आपके पर्सनैलिटी को 4 चांद लगने हैं। सुरेंद्र उतरेजा जी आज बिजनेस टाइकून बन चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री से भी इनको समय समय पर अवार्ड मिलते रहे हैं। रवीना टंडन जी इनको अवार्ड सेरेमनी में सम्मानित कर चुकी हैं, और शेखर सुमन जी इनको सम्मानित कर चुके हैं, सुष्मिता सेन जी इनको सम्मानित कर चुकी हैं। और अब फिल्म इंडस्ट्री से देखते हैं अगस्त आनंद एक सितारे हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं बड़े, वो इनके बारे में क्या कहते हैं, आइए देखें। बहुत बहुत नमस्कार सुरेंद्र जी, आपको मेरा विशेष प्रणाम। आपके साथ जो होस्ट बैठे हुए हैं कमल जी, उन्होंने आपकी पूरी जीवनी जो है वो मेरे सामने रखी, और सच कहूं तो मैं आपसे बड़ा ही प्रभावित हूं। आपने जिस तरीके से संघर्ष किया अपने जीवन में, वो सच में काबिले तारीफ है, और आपके संघर्ष की कहानी हम सभी को काफी प्रेरणा देती है। हम सबको ये सिखाती है कि किस तरीके से हमें जीवन में जुझारू होना चाहिए।
हमें किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए और हमें किस तरीके से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। कमल जी, मैं अब किस तरीके से आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे इतना सुंदर अवसर दिया है सुरेंद्र जी से मिलने का। मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं और मैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक कलाकार हूं, फिल्म और टेलीविजन से जुड़ा हुआ हूं, बतौर एक अभिनेता, और कुछ लिखता भी हूं, कुछ निर्देशन का भी काम करता हूं। तो जैसा कि आपने मुझे पहले से ही बताया था, सुरेंद्र जी की जो कहानी है, जो उनके जीवन की यात्रा है, वो सच में उसने मुझे प्रभावित किया और मैं चाहता हूं कि इनके जैसी जो कहानियां हैं वो लोगों तक पहुंचे, और वो इसलिए पहुंचे किसी भी माध्यम से, चाहे वो किताबों के माध्यम से हो, चाहे फिल्म के माध्यम से, चाहे उनकी बायोपिक ही क्यों ना हो, जो सिल्वर स्क्रीन के लिए बने या सिनेमा हॉल में जिसे आके दर्शक देख सकें। वो इसलिए क्योंकि लोग जाने कि हमारे देश में किस तरीके के जुझारू लोग हैं, किस तरीके के कर्मठ लोग हैं, और सुरेंद्र जी जैसे कर्मठ व्यक्ति, जो कि मैंने सुना है कि काफ़ी गरीबी की अवस्था से उन्होंने शुरुआत की, छोटी सी उम्र में ही उन्होंने कोई बिजली की दुकान थी उस पर बैठना शुरू किया, बड़े संघर्ष किए और धीरे 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 अपनी मेहनत और लगन से आज आपने भूमि इंटरनेशनल ग्रुप नाम की एक कंपनी जो है उसकी स्थापना की है वृंदावन में, और उसके माध्यम से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो काफी प्रभावी जो आपकी यात्रा है वो है, और हम सभी आपसे काफी प्रभावित हैं। अब चूंकि मैं आपके समक्ष बैठा हूं और आपसे काफी प्रेरणा मैं ले रहा हूं और लेता हूं कमल जी की बातों से, जैसा उन्होंने बताया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा आपसे यही सवाल है सुरेंद्र जी की जो आज की युवा पीढ़ी है, जो कहीं ना कहीं संघर्ष करते वक्त कहीं ना कहीं वो रुक जाती है, थक जाती है, और उस युवा पीढ़ी को लगता है कि नहीं यार, हमें कोई भी चीज़ जो है वो बड़ी आसानी से मिल जाए, चुटकियों में मिल जाए। देखिए, किस्मत से कभी कभी हो जाता है, लेकिन अधिकांश जो अधिकांश बातें हैं या अधिकांश लोगों की जो कहानियां हैं उनमें वैसा नहीं होता है। तो आप आज की युवा पीढ़ी के लिए कौन सा संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? तो इसमें सुरेंद्र उत्रेजा जी, ये अगस्त आनंद जी जो फिल्म डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि आप, जिसके लिए हमारा ये शो भी है, कुछ टिप्स अच्छी दीजिए जिससे कि एक गरीब व्यक्ति अमीर बन जाए और उनकी पर्सनैलिटी में इन्हेंस आए। कुछ टिप्स अच्छी जो आप अपने, जिनको गुरु मानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी से भी आपने ली, आपने जिंदगी के तमाम जो आपके उतार चढ़ाव है उसमें आपने सीखे। क्या पर्सनैलिटी होनी चाहिए एक गरीब व्यक्ति में कि वो अमीर होने का सपना देख पाए? कुछ अच्छी पर्सनैलिटीज़ के टिप्स। देखिए, सबसे पहले तो जज्बा और जुनून होना चाहिए और फोकस होना चाहिए कि हम लोग जो भी करना चाहते हैं फोकस हो। दूसरा, आपका एक गोल होना चाहिए। अगर आपका कोई गोल बन जाता है और दिन रात उसके बारे में आप सोचते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके बारे में दिन रात सोचेंगे तो आपके सराउंडिंग में जो भी एक्टिविटी हो रही होती हैं, आप किसी मैरिज में जाते हैं, किसी घूमने जाते हैं, या गाड़ी चला रहे हैं, या कोई बात कर रहे हैं, किसी का फ़ोन सुन रहे हैं, आप हमेशा उसको अपने गोल से कनेक्ट करके सोचें। जब आप अपने गोल को उससे कनेक्ट करके सोचेंगे तो आपको आइडियाज़ आएंगे अपने गोल को आगे ले जाने के लिए। जब अपने गोल को आगे ले जाने के लिए इस तरह से आइडिया आएंगे, उनके ऊपर आप प्रैक्टिकली वर्क करेंगे और दिन रात उस पर सोचेंगे, और इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सोचना, ग्लोबल सोचना बहुत आसान है, लेकिन ग्लोबल सोच को प्लेटफॉर्म पे उतारना प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल हो पाएगा, कितना समय लगेगा, उसको एनालाइज करना, और दिन रात सब चीज़ों को भूल करके उसमें लग जाने से वो आपको हासिल होती ही होती है। ये मेरा एक मानना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब आपने जो ये बातें कही, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो युवा पीढ़ी है आज की, वो आपकी बातों को सुन के, जो हमारे युवा दर्शक हैं जो इस वक्त स्क्रीन के सामने बैठ के आपकी बातें सुन रहे होंगे,
उन्हें ज़रूर आपकी बातों से प्रेरणा मिली होगी और आपकी बातों से प्रेरणा लेके वो ज़रूर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वो आप ही की तरह कर्मठ और मेहनती बनेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। तो आपने बड़ा सुंदर संदेश दिया, बहुत ही सुंदर संदेश है और मुझे उम्मीद है कि आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। इस समय तो हम स्क्रीन के ऊपर मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम एक दूसरे के साथ साक्षात मुलाकात करेंगे और सच में मेरी दिली तमन्ना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे देश के मशहूर सिंगर हैं शंकर साहनी जी, वो भी इस रिसोर्ट में रुक के गए हैं और वो इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आपका अपना सिंगर शंकर साहनी और सुरेंद्र उत्रेजा जी, जो कि कोई नया नाम नहीं है, बहुत ही जाना पहचाना नाम, वृंदावन में बहुत ही सेवा करते हैं और रियल एस्टेट में भी, और इनका ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है। और मेरे दूसरे दोस्त कमल जी, ये मुझे पता लगा कि उनके ऊपर एक इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। बहुत ही दोनों को शुभकामनाएं। सुरेंद्र जी, ऐसे दिन दुगनी आप रात चौगनी तरक्की करते रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक और मशहूर हस्ती है जो आपके बारे में कुछ कहना चाहती है, जिन्होंने आपको प्यारा सा संदेश दिया है, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं वाणी, मैं एक सिंगर और पत्रकार हूँ। मुझे संगीत आनंद जी और कमल जी द्वारा पता चला कि सुरेंद्र उत्रेजा जी ने वृंदावन में एलिगेंस रिजॉर्ट एक नई शुरुआत की है, बनाया है अपना। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो, और ये 2 लाइन उनके लिए, उनके रिजॉर्ट के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए। कृष्ण भक्तों ने ये जाना वृंदावन का है ये दुलारा, कृष्ण भक्तों ने ये जाना वृंदावन का है ये दुलारा, खूबसूरत रिजॉर्ट है सुरेंद्र जी तुम्हारा, खूबसूरत रिजॉर्ट है सुरेंद्र जी तुम्हारा। राधे राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो इस कार्यक्रम के जरिए हमने आप तक पहुंचाई टिप्स, जिससे कि आप अपने सपनों को कर सकते हैं सच। तो उम्मीद है हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आपने बिल्कुल बहुत कुछ सीखा होगा। नई पर्सनालिटी के साथ नए प्रोग्राम में आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन उससे पहले हम इनको देना चाहते हैं गिफ्ट हैम्पर, जो आया है एमिल आयुर्वेदा की तरफ से इनके लिए भेजा है। एमिल आयुर्वेदा एमिल फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड का ही एक पार्ट है, जिसके अंदर की कॉस्मेटिक आइटम्स हैं बहुत सारी। तो एक कॉस्मेटिक आइटम्स की आयुर्वेदा एमिल आयुर्वेदा की तरफ से गिफ्ट हैम्पर हम सर को पेश करते हैं। जी थैंक यू। हम चाहते हैं कि शो के प्रोड्यूसर एमिल आयुर्वेदा की तरफ से, एमिल फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से इनको ये गिफ्ट हैम्पर दें। थैंक यू। और साथ ही हम देखते हैं कि एमिल फार्मास्यूटिकल्स के जो जनरल मैनेजर हैं डॉक्टर राजन हांडा, इन्होंने इनके लिए क्या संदेश भेजा है। जी जी। माई सेल्फ राजन हांडा, जनरल मैनेजर इंडियन एमएनसी एमिल फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड, एमिल ग्रुप ऑफ कंपनीज, एमिल फार्मास्यूटिकल्स, एमिल हेल्थ केयर, एमिल आयुर्वेदा, एमिल विट केयर and Emil Junior Smiles. Going to share about Mr. Surendra Utreja, who has participated with us in a few events aimed at noble cause. Mine is this small contribution in Mr. Reheja's noble task. Thanks. एमिल आयुर्वेदा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू, लव यू ऑल, धन्यवाद। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सास ससुर की जो बातें कट जाता है। हेलो सर, हाय मैम, नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए। सर मेरा नाम है रोहित और ही इज मिस्टर गौरव। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलके आज फाइनली, और ये खूबसूरत रिजॉर्ट में। थैंक यू। और हमारा फर्स्ट टाइम यहाँ पे आना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुकून में जगह है ये। और हम काफिला बैंड से बिलोंग करते हैं, आपने नाम सुना ही होगा, काफिला दी बैंड। हम लोगों ने काफी सुना है नाम। जी 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 सर, हम चाहेंगे कि आपके लिए खूबसूरत सा कोई गाना गाएं और एक छोटी सी परफॉर्मेंस हो जाए आपकी तरफ से। नो प्रॉब्लम, प्लीज करें।
जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा, ओ हमनवा। है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा, ओ हमनवा। रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील झीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मेरी जीत तेरी हार मेरी हार, ऐसा अपना प्यार। तेरा गम मेरा गम, मेरा गम तेरा गम, ऐसा अपना प्यार। जान पे भी खेलेंगे 1 2 3 4, तेरे लिए ले लेंगे 1 2 3। हो जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी 1 2 3। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना। क्या बात है, तोड़े दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे।